क्या कोई पत्नी अपने दूसरे पति से मेंटेनेंस पा सकती है? दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और अभी हाल ही में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इस बिंदु पर एक महत्वपूर्ण डिसीजन आया है। डिसीजन क्या है हम पूरा आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अभी तक क्या था कि आप किसी भी वकील से पूछेंगे क्या कोई पत्नी अपने दूसरे पति से मेंटेनेंस पा सकती है, तो वो स्पष्ट तौर पे कहेगा नहीं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई पत्नी, पहले पति ने डिवोर्स नहीं दिया है या उसका पहला पति मर नहीं गया है और उसने दूसरे पति से शादी कर ली, दूसरी शादी तो होती नहीं है, ठीक है, वो वॉइड शादी है, वो शादी नहीं है, तो उसने शादी कर ली है, ठीक है, जो शादी है नहीं वो शादी उसने कर ली, दूसरी शादी, क्या उस दूसरे पति से वो मेंटेनेंस पा सकती है? तो इसका उत्तर अभी तक ये था कि वो यहाँ मेंटेनेंस नहीं पा सकती, अपने दूसरे पति से मेंटेनेंस नहीं पा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये जो केस आया, जो केस नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि एक पत्नी अपने दूसरे पति से भी यहाँ भरण पोषण पा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर केस के फैक्ट्स क्या थे वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कह दिया कि हर मामले में पत्नी है वो मेंटेनेंस दूसरे पति से मांग सकती है, ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ ये केस था जो यहाँ पर उस महिला दिख रही थी, पीड़ित दिख रही थी, जो इस कानून का, जो 125 CRPC जो कानून बनाया गया, जिसका पर्पस था सोशल वेलफेयर, महिलाओं को सशक्त करना, जो आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 39 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बात की गई है कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, उनकी भलाई के लिए, उन्हें सशक्त करने के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं, विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत ये कानून बनाया गया था 125 CRPC, और इसे यहाँ पर आपराधिक कानून में रखा गया। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो पर्पस है यहाँ पर, जो लेजिस्लेचर जो ये कानून बना रहा था, उसका पर्पस क्या था, उस पर यहाँ पर कोर्ट ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने देखा और कहा कि महिला यहाँ पर पीड़ित है। जो पर्पस था कि ऐसी महिलाओं को जो इस तरीके से, जो बिल्कुल उनके पास भरण पोषण करने का कोई भी यहाँ पर चारा नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पर भटकाव की स्थिति में रहेंगी, ठीक है, तो उनका गलत प्रयोग किया जा सकता है। तो इसीलिए ये कानून बनाया गया था 125 CRPC। तो यहाँ पर्पस नज़र आ रहा था कि यहाँ पर पर्पस डिफीट हो रहा है इस मामले में। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए इस केस के फैक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे। तो एक महिला की यहाँ पर शादी होती है 1999 में, 2000 में उसके एक लड़का भी जन्म हो जाता है, ठीक है, पहली शादी ये हो रही है। उसके कुछ सालों बाद यहाँ पर दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू हो जाता है, डिस्प्यूट अराइज होता है, और 2005 में दोनों सेपरेट हो जाते हैं। एक यहाँ पर एग्रीमेंट करते हैं, MOU साइन करते हैं, जिसमें वो अपने रिश्तों को यहाँ पर ख़त्म करने की बात करते हैं, ठीक है, एक एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट में अपनी शादी को ही यहाँ ख़त्म करने की बात करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको जानने की ये है कि जो एग्रीमेंट पर शादी का यहाँ तलाक लेने की बात की जाती है, शादी को ख़त्म करने की बात की जाती है, वो यहाँ पर एग्रीमेंट ऐसा वॉइड होता है, ये मान्य नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर उनके अलग रहने के संबंध में एग्रीमेंट है, वो तो यहाँ वैलिड रहेगा कि हम दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो हमारे मैट्रिमोनियल यहाँ रिलेशनशिप है वो हम नहीं निभाएंगे, तो ये एग्रीमेंट तो वैलिड रहेगा, लेकिन शादी वो यहाँ ख़त्म नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर लिखित तौर पर सेपरेशन यहाँ MOU में के फॉर्म में साइन कर लिया था। तो दोस्तों, बाद में क्या हुआ, लड़की के पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति था, उससे इस महिला ने दूसरी शादी कर ली और शादी के कुछ सालों बाद उस पति से भी उसका विवाद शुरू हो गया दोनों पति पत्नी के बीच में। तो पति ने क्या किया, यहाँ पर सेक्शन 12 और सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत इस शादी को शून्य यानी वॉइड घोषित कराने के लिए कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी, क्योंकि ये शादी तो शून्य थी, क्योंकि ये दूसरी शादी थी, पहले पति से ना उसका डिवोर्स हुआ था, ना पहले पति की मृत्यु हुई थी, और उसने दूसरी शादी कर ली थी, तो शादी नहीं थी। तो कोर्ट में जाके उसे शून्य भी घोषित करा सकता था,
वैसे तो वो शून्य थी। तो वो कोर्ट में गया और यहाँ फैमिली कोर्ट के समझ गया और इस शादी को यहाँ पर उसने नल एंड वॉइड घोषित करा लिया। इसके बाद क्या होता है, ये दोनों दोबारा से करीब आते हैं और दोबारा से इनमें यहाँ लगाव होता है और दोबारा से ये निश्चय करते हैं कि हमें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए और दोबारा से शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो दोबारा भी शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये दूसरी शादी थी, लेकिन ये कर लेते हैं शादी, जैसी भी है वो कर लेते हैं शादी। तो क्या होता है, दोबारा शादी कर लेते हैं, जो कि शादी नहीं थी। ठीक है, दोबारा शादी कर लेते हैं। उसके बाद फिर से इनके बीच में विवाद शुरू हो जाता है, दोबारा से इनके बीच में विवाद शुरू हो जाता है। और जो पत्नी है वो अपने दूसरे पति के अगेंस्ट यहाँ 498A के अंतर्गत दहेज उत्पीड़न का 3/4 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत और ये मुकदमा उसके खिलाफ दाखिल करती है और मेंटेनेंस के लिए वो यहाँ फैमिली कोर्ट में जाती है, अपने दूसरे पति से मेंटेनेंस की प्रेयर करती है। तो जो लोअर कोर्ट होती है, जो फैमिली कोर्ट होती है, वो इसकी पिटीशन को अलाउ करती है और जो बच्ची है और जो पत्नी है, ठीक है, वो यहाँ पर उसे भरण पोषण दिलाया जाता है दूसरे पति से। 125 CRPC के अंतर्गत ये मेंटेनेंस दिलाया गया था। पति यहाँ पर पीड़ित था, वो हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने उस पति की बात मानी कि मैं तो पति हूँ ही नहीं इसका, ये दूसरी शादी थी, ये नल एंड वॉइड शादी है, शादी नहीं है। तो जो तेलंगाना हाई कोर्ट थी उसने यहाँ इस आदेश को, जो मेंटेनेंस का आदेश था, उसे सेट असाइड कर दिया। अब पत्नी हाई कोर्ट के आदेश से पीड़ित थी, एग्रीव्ड थी, तो वो गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जब ये फैक्ट्स देखे सारे, तो महिला की पिटीशन को अलाउ किया और कहा कि ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो पत्नी है अपने दूसरे पति से मेंटेनेंस पा सकती है। तो कोर्ट ने यहाँ पर क्या देखा, कोर्ट ने देखा कि दोनों ने यहाँ पर लिखित रूप से यहाँ पर सेपरेशन का जो एग्रीमेंट था वो साइन किया था कि हम दोनों अपने रिश्ते को यहाँ पर लिखित रूप में ख़त्म कर रहे हैं, अलग रहेंगे हम। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात थी, ये पॉइंट था। और जो दूसरा पति था उसे ये पूरी जानकारी दी गई थी पत्नी के द्वारा, उसे ये पूरा पता था कि जो इस महिला का पहला पति है उसकी कोई मृत्यु भी नहीं हुई है, ना ही कोर्ट ने कोई डिक्री पारित की है डिवोर्स की, कोई आदेश ऐसा पारित नहीं किया है डिवोर्स का। तो इसके बावजूद भी उसने दूसरी शादी की, तो उसका मेलाफाइड इंटेंशन साफ दिख रहा था। ठीक है, एक तरफ तो वो खुद शादी कर रहा है, ठीक है, और उस शादी को शून्य भी घोषित करा रहा है। जब तुझे मालूम थी शादी नहीं हो सकती तो शादी क्यों कर रहा था? तो मेलाफाइड इंटेंशन साफ दिखाई दे रहा था कि जब दोनों के बीच में विवाद हो गया तो वही पति यहाँ पर उस शादी को नल एंड वॉइड कराने के लिए फैमिली कोर्ट गया था, उसे शून्य घोषित भी करा लिया था और उससे पहले उसने शादी खुद करी थी। शादी क्यों करी थी? तो उसे मालूम था कि ये नल एंड वॉइड है, उसे सब मालूम होते हुए भी ये चीज़ें वो कर रहा था। तो उसका मेलाफाइड इंटेंशन, जो दूषित उसकी मानसिकता थी, वो साफ यहाँ नज़र आ रही थी। तो कोर्ट ने यहाँ पर यही देखा और कोर्ट ने यहाँ पर्पस भी बताया कि जो पर्पस है 125 CRPC का कि जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 39 में जो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने की बात की गई है, उसको देखते हुए बनाया गया। तो यदि यहाँ पर मेंटेनेंस का राइट को यहाँ पर नहीं दिया जाता है तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये मेंटेनेंस का राइट दिया गया। तो दोस्तों, इस मामले में जो हस्बैंड था, दूसरा हस्बैंड था, उसके एडवोकेट ये तर्क दे रहे थे उसकी तरफ से कि ये जो शादी दूसरी की गई वो वैलिड ही नहीं है, नल एंड वॉइड है, इसीलिए जो पत्नी है उसे मेंटेनेंस नहीं दिलाया जा सकता है। तो वो यहाँ जो प्रावधान है 125 CRPC के अंतर्गत तो जो लिखा गया है वो उसे पढ़ रहे थे, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन चीज़ों से बंधी हुई नहीं है। उन्हें दिखता है कि जो लेजिस्लेचर है, जो कानून है, उसका पर्पस यहाँ डिफीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो यहाँ इसका ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करती हैं और इसी तरीके का यहाँ इंटरप्रिटेशन किया गया। और पति का ये तर्क कि शादी वैलिड नहीं है, इसीलिए ये मेंटेनेंस पाने की हकदारिनी नहीं है, ये तर्क को नहीं माना गया। और पत्नी की तरफ से जो तर्क दिए गए थे, कई केसेस यहाँ पर
बताए गए, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली पत्नियों को मेंटेनेंस दिलाया गया, और ऐसे केसेस बताए गए जिसमें कि दूसरे पति से भी यहाँ पर मेंटेनेंस दिलाया गया था। लेकिन उनमें क्या था, उनमें ये था कि जो कस्टम था, कुछ समाज में ऐसा कस्टम होता है कि लिखित तौर पे यहाँ तलाक हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ लिखित रूप से उन्होंने तलाक ले लिया था, कोर्ट की यहाँ कोई आदेश और डिक्री पारित नहीं की गई थी। तो कुछ कुछ मिलता जुलता ऐसा ही था यहाँ पर। लेकिन इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये केस आया था, इसमें क्या था, उन्होंने लिखित रूप में यहाँ अपनी शादी को यहाँ ख़त्म किया था, लेकिन उनके बीच में कोई ऐसा कस्टम नहीं था, कोई रिवाज नहीं था कि वो ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए वो लिखित तौर पर यहाँ बिना कोर्ट जाए यहाँ तलाक नहीं ले सकते थे। लेकिन उन्होंने ये केसेस बताए जिनमें कि यहाँ पर दूसरे पति से मेंटेनेंस दिलाया। तो कुछ ऐसे ही फैक्ट्स थे जो पुराने केसेस हैं। तो इन सबों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भरण पोषण दिलाया, और सुप्रीम कोर्ट ने अंत में क्या कहा वो हम देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस प्रकार भारतीय महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ निवास की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह उन महिलाओं को वास्तविक रूप से सशक्त करेगा जिन्हें गृहिणी कहा जाता है, जो न केवल परिवार की ताकत और रीढ़ हैं, बल्कि भारतीय समाज की उस मूल इकाई की आधारशिला भी हैं जिसे सहेजना और सशक्त करना समय की आवश्यकता है। यह बिना कहे स्पष्ट है कि एक स्थिर, भावनात्मक रूप से जुड़ा और सुरक्षित परिवार समाज की स्थिरता का आधार बनता है, क्योंकि परिवार ही वह स्थान है जहाँ जीवन के अनमोल नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य सीखे और आत्मसात किए जाते हैं। यही मूल्य आने वाली पीढ़ियों को विरासत में मिलते हैं और एक सशक्त भारतीय समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि जब परिवार और समाज सशक्त होंगे तब राष्ट्र भी स्वतः ही सशक्त बनेगा, किंतु यह तभी संभव है जब परिवार के केंद्र में रहने वाली महिलाओं का सम्मान किया जाए और उसे हर स्तर पर सशक्त बनाया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में महत्वपूर्ण टिप्पणी की।